हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक क्लास वंस अगेन। आपके जेके एसएसबी पटवारी के एग्ज़ाम्स नियर हैं। ये आपके सितंबर 1 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए और एक फुल लेंथ जो पेपर है जेके एसएसबी का मॉक पेपर वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप ध्यान में रख लें, आपका पेपर 120 मिनट्स का है, ये आपको पता होगा, लेकिन आपने इस चीज़ को जहनशी कर लेना है सो दैट कि एग्ज़ाम में आप टाइम को मैनेज कर पाएँ। और आपके टोटल मार्क्स 120 है और इसके नेगेटिव मार्क्स 0.25 नेगेटिव मार्क्स हैं, विच मीन्स कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं तो आपके जो मार्क्स कटेंगे वो 4 क्वेश्चंस का 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ और स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप यहाँ ध्यान रखें कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं जो हमें टाइम नहीं मिलता है यूजुअली एग्ज़ाम्स में कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। यहाँ मैं स्क्रीन पे आपके लिए पॉज कर रहा हूँ, आप इन इंस्ट्रक्शंस को देख लें कि ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। देयर द सीरियल्स आर गिवन, सीरियली दे आर गिवन 1 2 3 4 5। जो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप देख लें व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो एसएसबी आपके लिए पेपर में रखता है, सो दैट कि आप कॉशियस रह पाएँ कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो बबल फिल करना होता है वहाँ पे उसका करेक्ट मेथड ये दिया गया है कि आपको पूरी तरह से बबल विद इन दैट पर्टिकुलर सर्कल फिल करना है और कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे आपका 1 मार्क्स भी वहाँ से गलत हो या छूट जाए। ठीक है। लेट्स कम टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पेपर विच इज़ जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका पहला सेक्शन है। आपको इस सेक्शन से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में फ्रेम किए गए हैं वो आपको देखने हैं। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन रिचार्जेबल बैटरी। जो हमारी रिचार्जेबल बैटरी है उसमें किस किस्म की किस टाइप की एनर्जी जो है स्टोर की जाती है ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो को पॉज कर लिया करें। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। मैकेनिकल एनर्जी है, क्या वो केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हम बैटरी में सेव करते हैं। तो आपने अपने एंड पे आंसर्स को रिकॉल करने की कोशिश करनी है बिकॉज़ आई होप कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी। तो अगर आप कर पाएँ तो वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन बेहतर है। अगर नहीं कर पाएँ तो आप इसे अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लें, ज़हनशी कर लें कि ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता था तो इसका ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर जो हम आपको बता देंगे उस आंसर को देख के आप इस इंफॉर्मेशन को भी याद कर लें बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर पटवारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आप एनर्जी है जो हम स्टोर करते हैं, जो रिचार्जेबल बैटरी में स्टोर करते हैं वो हमारी केमिकल एनर्जी होती है। और केमिकल एनर्जी जब हम इसे बैटरी को कनेक्ट करते हैं आफ्टर दैट वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। बट जो स्टोर एनर्जी होती है हमारी रिचार्जेबल बैटरी में, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज़ डियर स्टूडेंट्स केमिकल एनर्जी। आपको याद रखना है। द इम्पॉर्टेंट जो नंबर 2 आपका क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द कॉमन कोल्ड। जो हमारा कॉमन कोल्ड है उसका नाम क्या है वो आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। जो कॉमन कोल्ड है आपका, द नेम और द साइंटिफिक नेम फॉर द कॉमन कोल्ड इज़ कॉर्जिया। ये आपको याद रख लेना है। कॉर्जिया इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर साइंटिफिक जो कॉमन कोल्ड है हमारा। द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स विच इज़ फ्रेम्ड इन दिस पेपर इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी फॉर द बॉडी इज़ कॉल्ड। जो प्रोसेस है जिसे हम कन्वर्ट फूड करते हैं इनटू एनर्जी एक बॉडी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। दी ऑप्शंस आर गिवन बिलो। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। इन ऑप्शंस में से आपने आंसर अप्रोप्रिएट और आंसर ऑफ द क्वेश्चन रिकॉल करना है और उसे अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो जो 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 प्रोसेस है फूड को कन्वर्ट एनर्जी में करने का फॉर अ बॉडी, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये आपने याद रख लेना है। ऑप्शन बी इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन। उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये आपने याद रख लेना है। जो आपका नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डियर स्टूडेंट्स है नंबर 4। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर
इन दी वर्ल्ड एज ऑफ जनवरी 2024, तो डेट आपसे पूछा गया, ठीक है। तो डेट साथ में है। लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर आपने बता देना है कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देयर आर द 4 ऑप्शंस गिवन। इनमें से आपने रिकॉल करना है कि लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ जनवरी 2024 कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं या जो सुपर लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है आज के डेट में, वो है आपका सीरा। ये नाम आपने याद रख लेना है। सीरा इज़ दैट पर्टिकुलर लार्जेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला सवाल जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेन के। इस सेक्शन में से अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, विच इज़ दी रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से आप देखें। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, ये आपने बता देना। एंड दी ऑप्शंस आर गिवन, दी कोल इज देयर इन गिवन इन द ऑप्शन, पेट्रोलियम, केरोसिन, बायोमास। ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जो आपने याद रखना है कि हमारा रिन्यूएबल सोर्स एग्जॉस्टेबल है और ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमारा बायोमास है। ये आपने ध्यान रख लेना है दोस्तों, राइट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दी फूड चेन। ठीक है, फूड चेन के बारे में क्वेश्चन है और कौन सा स्टेटमेंट फूड चेन के बारे में करेक्ट है वो आपने बता देना है। तो ऑप्शंस मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। द फर्स्ट ऑप्शन इज़, एवरी कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिकल लेवल। एक, अगर आपने फूड चेन पढ़ी है, फूड चेन के बारे में, तो हम स्टेटमेंट्स उसके बारे में पढ़ेंगे, आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है अबाउट द फूड चेन, that is every component of food chain forms a tropical level। ठीक है। सेकंड, interrelation between the different फूड चेन्स इज़ नोन एज फूड वेब। ठीक है, क्या हम उसे फूड वेब कहते हैं? राइट। क्या हर एक कंपोनेंट ऑफ फूड चेन एक ट्रॉपिकल लेवल फॉर्म करती है? राइट, करती है। ऑल ऑफ द चेन्स फॉर्मड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज़ यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, वी जो फूड चेन्स होती हैं, जो फॉर्म होती है बाय द न्यूट्रिशनल रिलेशंस, उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। ठीक है, अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को सही मान के चल रहे हैं, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है फूड चेन के बारे में, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि ये सारे गिवन स्टेटमेंट्स करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू दी फूड चेन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, जो आपका नंबर 7 है, वो आप दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपने बता देना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किन्हें चाहिए। क्या ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को चाहिए, डिकम्पोजर्स को चाहिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स को चाहिए, या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ये सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत जिसे पड़ती है वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर दोज विच रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, ये आपने याद रख लेना है। अगर आप अपने एंड पे इन ऑप्शंस को, इन इन्फॉर्मेशंस को रिकॉल कर पा रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर है, आप बेटर कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी इन द एग्जामिनेशन। इफ़ नॉट, देन इन इन्फॉर्मेशंस को आपने कहीं जॉट डाउन नोट्स पे कर लेना है, सो दैट कि आप इन इन्फॉर्मेशंस के साथ, अपार्ट फ्रॉम कि जितना आपने पढ़ा है उनके साथ आप जा पाएँ एग्ज़ाम में, सो दैट कि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है फ्रेम इस सेक्शन से, वो आपका है, द रेशो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज़ नोन एज। ठीक है, जो एनर्जी फ्लो होता है डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन, जो रेशो बिटवीन एनर्जी फ्लो होता है एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए फूड चेन, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके साथ सामने गिवन है दोस्तों। हम जो वो रेशो होता है बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए फूड चेन, उसे हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। आई होप अपने एंड पे भी आप रिकॉल कर पा रहे होंगे सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ऑन विच फेस्टिवल डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। यहाँ लिखा होना चाहिए टुक प्लेस, राइट, टुक प्लेस। ठीक है, तो आपने
द स्टूडेंट्स बता देना है कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, हम 8वीं में ये पढ़ चुके हैं इन 8th क्लास। आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान भी जलियांवाला बाग या हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो आपने बता देना है कि कौन से फेस्टिवल पे, कौन से त्यौहार पे जलियांवाला बाग मैसेकर जो है हुआ है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने जलियांवाला बाग कब हुआ है ये पढ़ना है, कहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। अगर नहीं है तो आपने ये सारी चीज़ें कवर कर लेनी हैं और की हुई होनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबी पूरी तरह से इंश्योर हो। ठीक है, तो उस फेस्टिवल को हमें बता देना है जब ये मैसेकर हुआ है। वो फेस्टिवल डियर स्टूडेंट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका आपकी उस टाइम पे ये त्यौहार था आपका बैसाखी, जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ ये आपको पता है, जलियांवाला बाग बैसाखी फेस्टिवल पे हुआ। तो ये मैं आपके लिए हाईलाइट इनबॉक्स कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। वुड्स डिस्पैच के बारे में आप आई होप कि आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो वुड्स डिस्पैच हुआ है। वुड्स डिस्पैच है ऑफ 1854, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने बता देना है। द क्वेश्चन एक्चुअली इज़ गिवन हियर, हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडीज़। वन, क्या वुड्स डिस्पैच ने रिकमेंड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़ किया था या नहीं, ये आपने बता देना है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बता देना है करेक्ट है कि नहीं। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, क्या ये सही है। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऑप्शंस गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वुडन डिस्पैच जो है इसके बारे में जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ओनली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट विच इज़ कि इट रिकमेंडेड द इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर एजुकेशन, और जो फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इसकी बात वुड्स डिस्पैच में नहीं हुई है। ठीक है, ऑफ 1854। सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपने ध्यान रखना है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द सेम सेक्शन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, राइट। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन प्रपोजल। क्रिप्स मिशन प्रपोजल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं। क्रिप्स मिशन प्रपोजल, इनमें हमने बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट, क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। जो क्रिप्स मिशन प्रपोजल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, 1 2 3। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स में हमने बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट डियर फ्रेंड्स। सो the first statement is an Indian union with Dominion states has been established in the Cripps mission proposal, क्या ये सही है। After the war, a constituent assembly was to be convened with all members elected by the local councils, क्या ये statement सही है about the Cripps mission proposal। और India's defense is in British hands, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो आपने इनमें से बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। डियर स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट सही है अबाउट द क्रिप्स मिशन वो आपको मैं बता दूं। दी 1 एंड दी 3rd जो है ये स्टेटमेंट सही है, विच मीन्स कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, एंड इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन दिस प्रपोजल, क्रिप्स मिशन प्रपोजल। एंड जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो उसके जिक्र इसमें नहीं है। ठीक है, जो स्टेटमेंट 3rd है आपका, इंडियाज़ डिफेंस जो है वो ब्रिटिश हैंड्स में ही रहेगी। ठीक है, सो दीज वेर द प्रपोजल्स, जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है विज़ावी दी क्रिप्स मिशन प्रपोजल, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12 क्वेश्चन जो है आपका, जो इस एग्जाम में फ्रेम किया गया है दोस्तों, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। नीचे कुछ जोड़ियाँ दी गई है, इन्हें आपने कंसिडर करना है। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन बिलो और करेक्टली मैच्ड, कौन सी पेयर करेक्टली मैच्ड है। अब देखते हैं कि क्या क्या पेयर दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवल्स, क्या ये इनका कोई भी रिलेशन है परमानेंट सेटलमेंट से, इन्होंने दिया है किया है। ठीक है,
लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइटवारी सेटलमेंट, क्या इसके साथ रिलेशन है? थॉमस मुनरो, महलवारी सिस्टम, ठीक है। इनमें से कौन सा जो शख्स है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक और थॉमस मुनरो, क्या इनके सामने जो चीज़ें दी गई है, ठीक है, रिफॉर्म्स दिए गए हैं, ये इन्होंने किए हैं, ठीक है, या इनका कोई इनके साथ रिलेशन है, तो ये आपने बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली यही है कि हमने बता देना कौन सा करेक्टली मैच्ड है, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं मैं, जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवाल सर हैं, लॉर्ड कॉर्नवाल, ये ही हैज़ दैट रिलेशन विद द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी और दी ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। Lord Cornwall and permanent settlement is correctly matched. Lord William Bentinck has no relation with the Wright-Vary system and the same is case with the number 3, ठीक है। तो आंसर आपके सवाल नंबर 12 का ऑप्शन सी है, ठीक। अगले सवाल पे आ जाते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें पूछा गया आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है, ये आपने बता देना है। ये हम आपको पिछले मॉक्स में भी करा चुके हैं और ये आई होप आप भी इजीली रिकॉल कर पाए होंगे कि हमारी थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है। जो हमारी फाउंडर है इस थियोसोफिकल सोसाइटी की, ये है, अब राइट से मैं इसे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी मैडम ब्लेवस्काई है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, मैडम ब्लेवस्काई इज़ दैट पर्टिकुलर नेम जो एसोसिएटेड है विद द थियोसोफिकल सोसाइटी, विच मीन्स शी इज़ फाउंडर ऑफ, ठीक है, दिस थियोसोफिकल सोसाइटी। आपका अगला क्वेश्चन जो है इस सेक्शन में जो फ्रेम किया गया है, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ये आपने बता देना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, डियर स्टूडेंट्स, हम दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इज़ द पर्सनैलिटी और दैट पर्टिकुलर पॉपुलर नेम जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आपका अगला सवाल जो है वह है, पोर्ट ब्लेयर इज़ सिचुएटेड इन। जो आपका पोर्ट ब्लेयर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपने बता देना है। पोर्ट ब्लेयर वी की लोकेशन आपने बता देनी है, ये हमारा साउथ अंडमान में है। गिवन द ऑप्शंस, ये साउथ अंडमान में है, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। The another important question from this section is, which of the following माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज़ नॉट इन इंडिया। जो नीचे दिए गए माउंटेन पीक्स है हिमालय के, उनमें नीचे दिए गए में से कौन सा हिंदुस्तान में नहीं है, वो आपने बता देना है। तो नंदा देवी, मोट कैमेट, ठीक है, कंचनजुंगा, ठीक, ये सब तो हैं। कौन सा नहीं है जो हिंदुस्तान में है? हमारा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा इज़ द माउंटेन पीक ऑफ हिमालयाज विच इज़ नॉट इन इंडिया, ठीक है, ये आपने ज़हनशी कर लेना है। अगला जो सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया, भूटान इज़ सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। स्टेट्स के नाम हैं आपने बता देना है। भूटान सराउंडेड है बाय द इंडियन स्टेट्स, और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो भूटान को सराउंड करते हैं या बॉर्डर शेयर करते हैं, वो आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन सा स्टेट है मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट स्टेट जो भूटान को सराउंड करता है या बॉर्डर्स इसके साथ शेयर करता है, वो है हमारा, फर्स्ट वन इज़ असम, राइट। सेकंड वन इज़ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज़ द सेकंड स्टेट। विच वन इज़ द थर्ड स्टेट? इट इज़ सिक्किम, सिक्किम इज़ द थर्ड स्टेट। विच वन इज़ फोर्थ स्टेट? यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इट इज़ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब देखते हैं ऑप्शंस में, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, विच मीन्स आर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपने जहनशी कर लेना है, ठीक है। दी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जंक्शन पॉइंट कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो आपने रिकॉल कर लेना है। एंड द जंक्शन पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का जंक्शन पॉइंट है, ये हमारे नीलगिरी हिल्स हैं, ठीक है, ये आपने ज़हनशी कर लेना है।
The number next or the 19th number question from the section is, in which of the following islands of India is an active volcano found? ठीक है, एक्टिव जो वल्कनो है वो कहाँ पे है, नीचे दिए गए आइलैंड्स में, इंडिया के जो आइलैंड्स हैं ये कहाँ पे एक्टिव वल्कनो पाया गया है, रिसेंट है, ठीक है, जो वल्कनो है अभी भी एक्टिव है, तो ये कहाँ पे है, बैरन आइलैंड में, ये आपने याद रख लेना है। ठीक, आई होप कि आप अपने एंड पे इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। The number next or the 20th question is, which of the following state is the member of Seven Sisters? ठीक है, नीचे 4 स्टेट्स के नाम हैं और आपको पता होना चाहिए कि हम सेवन सिस्टर्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अलग से आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया वो है कि कौन सा स्टेट है जो मेंबर ऑफ 7 स्टेट्स है। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, आई होप कि जल्दी से आप इसे रिकॉल कर पा रहे हैं। हमारा उड़ीसा स्टेट है जो विच इज़ द मेंबर ऑफ 7 स्टेट्स। ठीक है, सेवन सिस्टर्स स्टेट्स का मेंबर है। 21st क्वेश्चन जो है, नंबर 21 वो हमारा है, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया इज़ दैट ऑफ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज्ड कम्युनिटी है हिंदुस्तान में कौन सी कम्युनिटी है? एंड द ऑप्शंस आर गिवन, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज़ोरिस्ट्रियनिज़। ठीक है, इनमें से कौन सी हमारी कमिटी है जो मोस्ट अर्बनाइज्ड है? ठीक है, दी आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई होप कि आप इसे रिकॉल कर पा रहे होंगे अपने एंड पे। बट दी आंसर सुन के अगर इन्फॉर्मेशन थी, न्यूज़ थी आपके लिए, तो आप होपफुली इसे जॉट डाउन अपने नोट्स में कर लेंगे, जहनीशन कर लेंगे, बिकॉज दीज इन्फॉर्मेशंस एंड दीज इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज़ोरोएस्ट्रियन इज़ द कम्युनिटी इन इंडिया जो मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी मानी जाती है, ज़ोरोएस्ट्रियन। ठीक है, या ये नाम आपने याद रख लेना है। जो आपका नंबर 22 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, द हाइस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज इज़। अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, वो आपने बता देना है। ये गुरुश्कार है। ठीक है, गुरुश्कार इज़ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट अरावली में है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद कर लेनी है। Number next question is, in the history of independent India, a note of highest denomination has been dash dash। ठीक है, तो highest denomination का नोट कौन सा रहा है? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद या इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद जितनी भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री है टिल डेट, सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट कौन सा रहा है? क्या वो 5000 का है, 1000 का, 2000 का या 10,000 का है? ठीक है, इस वक्त तो हमारे पास 500 का है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो रहा है वो डैश स्टूडेंट्स 10,000 का रहा है, हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो नोट है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू वाला कोई नोट। ठीक, ऐसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स वी कॉल इट डिनोमिनेशन, राइट। तो 10,000 का एक नोट आता था। अगला क्वेश्चन जो आपका है, द नेक्स्ट 24th क्वेश्चन इज़, सट्रिया इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट की ये डांस फॉर्म है, ये आपने बता देनी है। सत्रिया ये हमारे असम इज़ द स्टेट जहाँ पे जिस स्टेट की ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, ये आपने ज़हनशी कर लेनी है। आई होप कि ये चीज़ें आपने खुद से भी कवर की होंगी और आप अभी इस वक्त रिकॉल कर पा रहे होंगे अच्छे से। बुल इन बुद्धिज़्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ। ठीक है, जो बुल है बुद्धिज़्म में, ये किस इवेंट के साथ एसोसिएट है बुद्धा की ज़िंदगी में? ठीक है, जब हम बुद्धा की ज़िंदगी देखते हैं तो बुल को हम किस एसोसिएट करते हैं? बर्थ के साथ, ग्रेट डिपार्चर के साथ, इनलाइटमेंट के साथ, यहाँ जो महापरिवर्तन, ठीक है, उसके साथ हम करते हैं एसोसिएट। तो इनमें से आपको बता देना है। जो बुल है बुद्धिज़्म में, ये हम बुद्धा की जो ज़िंदगी देखते हैं उनके बर्थ के साथ इसे एसोसिएट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। द स्टूडेंट्स नंबर नेक्स्ट इज़ दी फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है हमारा, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने बता देना। एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर गिवन बिलो, केरला, बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल हमारा आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, डेट आप देख लें। ठीक है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हो तो बेहतर है, बट अगर आपने ये चीज़ कवर की है तो देन आप इसे रिकॉल कर पा रहे होंगे। नंबर नेक्स्ट इज़ दी वर्ड
सत्यमेव जयते इज़ टेकन फ्रॉम, ठीक है। जो ये वर्ड है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ठीक है, मुंडका उपनिषद से, सामवेद से, कहाँ से लिया गया ये आपने बता देना है। कौन सा वर्ड? ये हमारा सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो वर्ड है ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये आपने याद रख लेना है। नंबर 28 क्वेश्चन आपके लिए है, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट मानसून्स। कौन सा स्टेट हमारा है जहाँ पे हमें मानसून या बारिशें देखने को मिलती है, बोथ फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट मानसून्स, ठीक है। कौन सा स्टेट है ये हमारा? ये हिंदुस्तान का स्टेट नहीं है। दीज आर द आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार इज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया विच रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट मानसून्स, ठीक है। ये आपने इन्फॉर्मेशन ये भी सहनशी कर लेनी है। नंबर नेक्स्ट 29th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर। समर में सबसे कौन सा वो रीजन है जो सबसे पहले जहाँ पे हमें मानसून देखने को मिलता है? ये हमारे वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। ये भी आपने जहनशी कर लेने। द नंबर नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज द रिट्रीटिंग मानसून, जो हमारे रिट्रीटिंग मानसून होते हैं, विड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम, कहाँ से विड्रॉ करते हैं? रिट्रीटिंग मानसून्स कहाँ से खुद को विड्रॉ करते हैं ये आपने बता देने हैं। ये आई होप कि अगर आपने जियोग्राफी थोड़ी कवर अच्छे से कर ली है तो आपको पता होगा ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला, ठीक है। यहाँ से विड्रॉ खुद को करते हैं, पहले तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला, ठीक है। नंबर 31st क्वेश्चन जो है हमारा, जो जिसमें पूछा गया है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच कॉजेज विंटर रेन्स इन इंडिया ओरिजिनेट्स इन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है जो कॉज विंटर रेन्स करते हैं हिंदुस्तान में, ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये आपने बता देना है। ये ओरिजिनेट वेस्ट एशिया से होती है। ये आपको आई होप कि आप इसे रिकॉल कर पा रहे होंगे और खुद से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। नंबर नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। सबसे ज़्यादा बारिशें हमें कहाँ देखने को मिलती है विंटर्स में, विंटर के मंथ्स में, ये आपने बता देना है। सबसे ज़्यादा बारिशें हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द नेशनल हाईवे सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। नेशनल हाईवे सिस्टम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपने बता देना है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या स्टेट गवर्नमेंट की, स्पेशल कोई रोड अथॉरिटी है, स्टेट सेंट्रल बोथ, या सेंट्रल गवर्नमेंट की? तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को देखता है, ठीक है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स, ठीक है। कहाँ किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रेल रूट्स कम पाई जाती हैं या हैं टिल डेट, वो आपने बता देना है, ठीक है। जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो हमारा मणिपुर है, और मणिपुर स्टेट के साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं जो ताज़ा यादें हैं और वो अच्छी यादें नहीं हैं। तो मणिपुर स्टेट आपने याद रखना है। इट्स द स्टेट विच इज़ लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स, ठीक है, जहाँ पे रेल रूट्स बहुत ही कम अभी आपको देखने को मिलेंगे। नंबर नेक्स्ट इज़, जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, ये इनिशिएट किन्होंने किया है ये आपने बता देना है, वो नाम आपने बता देना है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही वाज द दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज़ इनिशिएटेड दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। मैं कहीं विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के बता गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज़ वेस्टवर्ड फ्लोइंग। नीचे 4 रिवर्स का नाम है, इनमें से आपने बता देना है कि ये इनमें से कौन सा पेनिनसुलर रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, ठीक है,
वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है उसको आपने हाईलाइट करना है। और ये हमारा कौन सा रिवर है, रिवर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये हमारा ताप्ती रिवर है, विच इज़ अ पेनिनसुलर रिवर ऑब्वियसली, एंड इट इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक, राइट। सो दिस वाज आवर द फर्स्ट सेक्शन, जो हमारा पहला सेक्शन कवर हो जाता है हमारा जनरल स्टडीज़ जो है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है, ये हमारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं।